जय हिंद साथियों। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी वैकेंसी 2021 को लेकर। दोस्तों यूपी टीजीटी में काफ़ी बदलाव हुआ है। पिछली बार जो यूपी टीजीटी की जो परीक्षाएं होती रही हैं या यूपी टीजीटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, इस बार जो नई वैकेंसी आई है यूपी टीजीटी 2021 में, इसमें पिछली बार के जो चयन प्रक्रिया थी, जो पिछली बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस था यूपी टीजीटी का, उससे और इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफ़ी अंतर किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, पिछली बार से इस बार क्या चीज़ों को जोड़ा गया है, क्या चीज़ों को हटाया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में। साथ में हम चर्चा करेंगे कि यूपी टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में, यूपी टीजीटी के किस सब्जेक्ट में कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इस पर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, कितने वर्ष तक इसमें फॉर्म भरा जा सकता है, न्यूनतम क्या उम्र है, अधिकतम क्या उम्र है, कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। कि पूरा यूपी टीजीटी बात करें तो उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं यूपी टीजीटी को लेकर के। यूपी टीजीटी 2021 वैकेंसी, यूपी टीजीटी की पूरी परीक्षा के बारे में पूरी डिटेल्स इसमें हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सरल जो है शब्दों में, बिल्कुल सरल प्रोसेस में इसको हम आपको समझा देंगे, ताकि आपको यूपी टीजीटी को लेकर के एक भी कंफ्यूजन आपके मन में न रहे और आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं और आप इसकी तैयारी कर पाएं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं यूपी टीजीटी उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ये इसका होता है नाम। ये जो शिक्षक होते हैं यूपी टीजीटी में, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जो लोग यूपी टीजीटी के थ्रू शिक्षक बनते हैं, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9th और 10th के लिए वो शिक्षक बनते हैं। दोस्तों यूपी टीजीटी जो होता है वो जूनियर से थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो पीजीटी जो लेक्चरर होते हैं इंटर कॉलेज से, उनके नीचे इसका ग्रेड पे होता है। तो ये जो है बहुत अच्छा इसका पोस्ट होता है यूपी टीजीटी का। दोस्तों आशा करते हैं आप इसके आवेदन किए होंगे या आप इसकी आवेदन करने की तैयारी कर रहे होंगे आने वाले समय में। तो आइए यूपी टीजीटी को लेकर के एक कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं, ताकि आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्नों की संख्या की। तो यूपी टीजीटी में जो कुल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस विषय से उन्होंने आवेदन किया है, तो 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुल 125 क्वेश्चन, जो इसका टोटल पूर्णांक होता है यूपी टीजीटी का, वो 500 अंकों का होता है। दोस्तों इसके पहले ये 500 अंक 125 क्वेश्चन लिखित, साथ में इंटरव्यू को जोड़ करके होता था सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन इस बार इंटरव्यू को हटा दिया गया है। यूपी टीजीटी से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है और केवल लिखित परीक्षा के आधार पे ही नंबरों का मेरिट बनेगा और उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो यूपी टीजीटी में जो कुल पूर्णांक है वो 500 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 125 प्रश्न पूछा जाता है, 500 अंक के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रश्न आपके 4 अंक के होते हैं। बात करते हैं समय अवधि की। तो जो आपको समय मिलेगा वो समय टोटल आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलता है। यूपी टीजीटी का पेपर 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न का स्वरूप की। प्रश्न के स्वरूप कैसा होता है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों के जो है माइंड में ये रहता है कि यूपी टीजीटी का पेपर है, एक सब्जेक्ट के स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो हो सकता है लिखित पूछा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो लिखित नहीं होता है, बल्कि जैसे आपने कभी अगर पीआरटी का आप पेपर दिए होंगे, सुपर ट्रेड का जैसे आप पेपर दिए होंगे, या फिर जो है आप जूनियर का पेपर दिए होंगे, तो जूनियर शिक्षक भर्ती का, तो उसमें जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके से सेम यहाँ भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, जो सबसे उचित विकल्प होगा, जो सबसे सही विकल्प आपको लगेगा, देखने में सबसे उचित विकल्प लगेगा, उसको आप अपने ओमार में गोला कर देंगे। वो गोला आपको ब्लैक पेन से करना होता है। ये आपके जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिख के आता है कि ब्लैक पेन से गोला करें, या उस ओमार में भी लिखा रहता है कि गोला करते समय ब्लैक पेन का यूज करें, तो ब्लैक पेन का आपको यूज करना है वहाँ पे। चलिए, तो ये जो आपके प्रश्न का स्वरूप होगा वो टोटल आपसे एमसीक्यू टाइप का प्रश्न होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपसे पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
चलिए आगे बात है कि गलत अंकन क्या होता है। गलत अंकन होता है कि नहीं होता है। गलत अंकन का तात्पर्य है कि ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है। तो यूपी टीजीटी के पेपर में ऋणात्मक मूल्यांकन, गलत अंकन या बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। बिल्कुल यही सबसे बड़ा ये फायदा होता है यूपी टीजीटी में कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जितने क्वेश्चंस आपको सही करेंगे उतने नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन का गलत आंसर कर दिया है तो आपके सही प्रश्नों के अंक आपके नहीं कटेंगे। ये नेगेटिव मार्किंग न होने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। चलिए भाषा पेपर की बात करते हैं। तो दोस्तों जो भाषा पेपर होता है, लैंग्वेज जो, तो यहाँ पे जो भाषा पेपर आप देंगे, ध्यान दीजिएगा, भाषा पेपर संबंधित भाषा में ही होगा। जैसे कि अगर आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया है, हिंदी शिक्षक के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे जो पेपर आपको मिलेगा वो हिंदी लैंग्वेज में ही मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश शिक्षक के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो पेपर मिलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आपने संस्कृत के लिए अप्लाई किया है तो पेपर संस्कृत में मिलेगा। उर्दू के लिए आपने अप्लाई किया है तो पेपर उर्दू में मिलेगा। अर्थात कि आप जिस लैंग्वेज के शिक्षक बनने के लिए, भाषा शिक्षक बनने के लिए जिस भाषा में आपने आवेदन किया है, जिस सब्जेक्ट से, उसी भाषा में आपसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो बाकी के प्रश्न आपसे, जैसे कि सामाजिक अध्ययन के जो विद्यार्थी हैं या जो और भी जो गणित के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तो उनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका भाषा, जो लैंग्वेज होगा प्रश्न पूछने का, भाषा जो होगा वो हिंदी होगा। लेकिन बाकी चीज़ें आपको वहाँ पर पेपर को सिलेक्ट करते समय जब आपने आवेदन किया है तो उसमें आप बताए होंगे कि आपका पेपर किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा कि इंग्लिश मीडियम में आप देना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं, तो उसी मीडियम में आपको पेपर मिलेगा। लेकिन जो भाषा के शिक्षक हैं, जो हिंदी से जिन्होंने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है या करने वाले हैं, या संस्कृत से, उर्दू से या इंग्लिश से जो अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं, तो उनका जो पेपर होगा वो उसी भाषा में आएगा। तो यहाँ पर इस ध्यान देना आपको पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं आयु सीमा की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जो आयु सीमा है दोस्तों, यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूनतम उम्र टीजीटी के शिक्षक में अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। 21 साल से अगर कम कोई है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र 60 वर्ष तक यहाँ पर है। 60 वर्ष तक अगर कोई है या 60 से कम का है तो वो टीजीटी शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो न्यूनतम उम्र की सीमा है वो 21 वर्ष है। 21 वर्ष से कम के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। 21 वर्ष से ज़्यादा, जो 21 से ज़्यादा हो गए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ में 60 वर्ष तक, 60 या 60 से नीचे के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयु सीमा जो है 21 से लेकर के 60 तक है। आगे बात करते हैं साक्षात्कार की। तो दोस्तों हमने बताया कि इंटरव्यू यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। अब जो टीजीटी की जो परीक्षाएं होंगी उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अब इंटरव्यू का किसी प्रकार का टेंशन आपको नहीं है। अब इंटरव्यू की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से टीजीटी से अब इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। केवल जो रिटन एग्जाम होगा उसी रिटन एग्जाम के आधार पे आपका मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ बनेगा और उसी कट ऑफ, जो लोग कट ऑफ के ऊपर रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, साथ में जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो भी यहाँ पे नहीं होगा। आगे अर्हता, जो योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए स्नातक होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। दोनों आपको यहाँ पे होना चाहिए, स्नातक प्लस बीएड। स्नातक का तात्पर्य क्या है कि आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, अर्थात जो आप ग्रेजुएशन किए हैं, जो आपने बैचलर की डिग्री लिया है, वो बैचलर की डिग्री यहाँ पे आपके साथ होनी चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अगर बीएड किए हैं तभी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं टीजीटी के लिए, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्नातक, ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों यहाँ पे होना चाहिए आवेदन करने के लिए। अब स्नातक में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या होना चाहिए, तो इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, वो हमने आपको भी पूरा बताएंगे डिटेल से। अर्हता में मुख्य रूप से आप जानिए कि यहाँ पे स्नातक प्लस बीएड दोनों मांगा जाता है। अगर आपने बीएड की जगह डीएलएड किया है या कोई और डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो फिर आप टीजीटी शिक्षक के लिए आप योग्य नहीं है, आप टीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। टीजीटी में आवेदन करने के लिए स्नातक साथ में बीएड होना चाहिए, ये कंपलसरी है यहाँ पे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की कि यहाँ पे फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा आपका यहाँ पे,
वो फाइनल मेरिट इस बार हमने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया है। पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ करता था टीजीटी में तो रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला करके होता था, लेकिन इस बार इंटरव्यू को हटा दिया गया है टीजीटी से, तो अब फाइनल मेरिट केवल उनके लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट दो तरह के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे अलग अलग बात की जाती है। पहले की वो फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए बात की जाती है, वो फ्रेश अभ्यर्थी जो स्नातक हैं साथ में बीएड है उनके लिए बात की जाती है, स्नातक और बीएड अभ्यर्थियों के लिए। और एक बात की जाती है तदर्श शिक्षकों के लिए। तदर्श शिक्षक कि ऐसे शिक्षक जो पहले से किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो पहले से संविदा के तौर पे या अस्थायी के तौर पे अगर वो पढ़ाते हैं कहीं, तो ऐसे में जो उनकी योग्यता का जो वह टीचिंग जो एक्सपीरियंस है उनका, उसका कुछ उनको छूट दिया जाता है, जिसके उसके बदले में उनको कुछ भारांक दिए जाते हैं। और वो भारांक उनके जो उनकी मेरिट बनती है रिटन एग्जाम की, उस मेरिट में उसको जोड़ दिया जाता है और फिर उसका फाइनल मेरिट बनता है। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए। जैसे जो आप फ्रेश अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल आपने स्नातक किया, स्नातक के बाद आपने बीएड किया और बीएड के बाद आप टीजीटी शिक्षक के लिए आपने आवेदन किया है, तो आपकी मेरिट कैसे बनेगी? यहाँ पे लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आपकी मेरिट क्या हो जाएगी? बन जाएगी फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए। जो आप लिखित परीक्षा देंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, जितने क्वेश्चन आप पाएंगे, जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उतने अंक आपको मिलेंगे और उसके जो है 4 गुना करके, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो जितने क्वेश्चन सही करेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट होगा और वो जो आपका अंक बनेगा वही आपका फाइनल मेरिट होगा और उसी मेरिट के हिसाब से कट ऑफ बनेगा और उसी कट ऑफ के आधार पे आपका चयन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी केवल लिखित परीक्षा के आधार पे, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल मेरिट यहाँ पे बन जाएगा। पहले जब इंटरव्यू हुआ करता था तो लिखित परीक्षा साथ में 50 नंबर का इंटरव्यू होता था। उस 50 नंबर के इंटरव्यू में 20 नंबर जो होता था वो वहाँ पे केवल उपस्थित हो जाने के कारण इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो है आप प्रेजेंस हो जाइए, उपस्थित हो जाइए, तो 20 नंबर आपको मिल जाते थे। साथ में 30 नंबर आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह होते थे जो बातचीत होती थी इंटरव्यू के दौरान, उसके आधार पर तय किए जाते थे कितने मार्क्स दिए जाएंगे 30 में। तो इस तरीके से पहले 50 हो और 450 का आपको रिटेन एग्जाम दोनों का मिला करके मेरिट बनता था। लेकिन इस बार ये प्रोसेस चेंज हो गया है और इस बार का जो प्रोसेस है बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो आप लिखित परीक्षा उसी 125 क्वेश्चन के आधार पे यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। जितने अंक आप पाएंगे उस हिसाब से आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा और वही आपका सिलेक्शन का आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए। अब साथ में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर, ये किसके लिए बात हो रही है? तदर्थ शिक्षकों के लिए। ऐसे शिक्षक जो पहले से अस्थायी रूप से या संविदा के तौर पे किसी एडेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसे अभ्यर्थियों को कुछ छूट दिया जाता है, उनको उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको कुछ उनको भारांक दिया जाता है और उस भारांक के आधार पे उनको जो है उस भारांक को उनके मेरिट में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे इनका जो प्रोसेस क्या होगा तदर्थ शिक्षकों के लिए कि यहाँ पे लिखित परीक्षा की जो प्राप्तांक पाएंगे, उसमें सेवा आधारित भारांक, यहाँ पे जो भारांक होगा 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक इनको मिलेगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक, तो जितने और अधिकतम 30 अंक इनको दिए जाएंगे। जैसे कि 1 साल अगर इन्होंने पहले से कहीं पढ़ाया है किसी संविदा पे, किसी एडेड कॉलेज में, तो 1.5 अंक उनको मिलेगा। अगर मान लीजिए वो 2 साल पढ़ाए हैं और 2 साल बाद वो टीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं और उन्होंने टीजीटी की परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है, अब उनका मेरिट बन रहा है, तो यहाँ पे 2 साल का मतलब कि 1 साल का 1.5 अंक, तो 2 साल का 3 अंक उनका जुड़ जाएगा उस मेरिट में फाइनल। अगर 3 साल पढ़ाए हैं तो कितना हो जाएगा? 1.5 3 और 1 4 4.5 नंबर उनका जुड़ जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? अधिकतम ये 30 अंक तक ही जुड़ेगा। अगर 30 अंक से ज़्यादा, अगर उनका टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा है और उनका जो अगर 1 वर्ष की सेवा 1.5 अंकों का अगर बन रहा है, अगर उनका हम पूरा जोड़ रहे हैं और 30 से ज़्यादा हो रहा है, तभी उनका कितना लिया जाएगा? अधिकतम 30 अंक ही जुड़ेगा, 30 से ज़्यादा नहीं जुड़ेगा। तो 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक मिलेगा और अधिकतम उनको 30 अंक यहाँ पे मिलेगा। भारांक ये है किसके लिए? सेवा आधारित, जो पहले से किसी एडेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वो टीजीटी के लिए आवेदन उन्होंने किया है, तो ऐसे शिक्षकों को हम तदर्थ शिक्षक कहते हैं। तो ये हो गया। और साथ में जो लिखित परीक्षा इनका होगा, प्राप्तांक होगा, ये दोनों का मिल करके फिर इनका फाइनल मेरिट बनेगा तदर्थ शिक्षकों का।
फ्रेश अभ्यर्थियों का केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर इनका क्या हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा। जो 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, उसी के आधार पर कैलकुलेट करके इनकी मेरिट बन जाएगी। तो ये हो गया फाइनल मेरिट जो था। चलिए, इसमें से इंटरव्यू को हटा दिया गया है अब, इसलिए अब टीजीटी में इंटरव्यू की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने आपसे बात किया अहर्ता में जो स्नातक प्लस बीएड है, तो यहाँ पे स्नातक में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, कुछ शिक्षकों के लिए, सभी विषयों के लिए नहीं होता है। तो हम बात कर लेंगे जो मेनली जितने मुख्यतः जितने विषय से लोग टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करते हैं नॉर्मल तौर पे, तो उन सभी विषयों को यहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे। तो स्नातक विषय अहर्ता क्या है, इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अगर आप हिंदी शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप टीजीटी में हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं, टीजीटी से हिंदी शिक्षक के लिए आप अप्लाई करते हैं, 9th और 10th में आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप हिंदी शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए हिंदी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि बीए के अंतिम वर्ष में, बीए के अंतिम वर्ष में आप हिंदी प्लस संस्कृत दोनों को आप पढ़े हों। आपका हिंदी साथ में आपके संस्कृत होना चाहिए, तभी आप हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं टीजीटी शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, तभी जाकर के आप हिंदी शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में। संस्कृत शिक्षक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, संस्कृत भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी का होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ केवल संस्कृत, अगर आपने बीए में पढ़ा है, अंतिम साल अगर आपने संस्कृत लिया है बीए में 3 साल, तो यहाँ पे आप संस्कृत शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी की कोई अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पे संस्कृत शिक्षक के लिए आप केवल संस्कृत अगर 3 साल पढ़े हैं, अंतिम वर्ष में आपका संस्कृत है जाके, तो फिर आप यहाँ पे संस्कृत शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हिंदी शिक्षक के लिए हिंदी के साथ संस्कृत का होना अति आवश्यक है, तभी आप हिंदी शिक्षक के लिए आप टीजीटी में अप्लाई करेंगे। आगे गणित शिक्षक के लिए, दोस्तों गणित शिक्षक के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत से अभ्यर्थियों को। वो कहते हैं कि गणित शिक्षक बनने के लिए गणित के साथ विज्ञान होना चाहिए। तो इस बार का जो नोटिफिकेशन है 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है टीजीटी का, उसके अध्ययन करने के बाद साफ तौर पे यह स्पष्ट होता है कि गणित शिक्षक बनना है तो आपका गणित होना चाहिए। चाहे आप बीए, जैसे गणित 2 लोग करते हैं, एक तो बीएससी गणित पढ़ता है, जो अगर मैथ से कोई बीएससी है तो फिर वो गणित 3 साल पढ़ा है, साथ में बीए वाले भी गणित पढ़ते हैं। बीए में भी गणित का सब्जेक्ट होता है, जैसे वो आमतौर पे नॉर्मल जो महाविद्यालय होते हैं वहाँ नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाते हैं, बीए में गणित पढ़ाए जाते हैं। बीए में गणित सब्जेक्ट होता है। अगर कोई बीए में गणित लेकर पढ़ना चाहता है एक सब्जेक्ट से, तो वो गणित लेकर बीए में पढ़ सकता है। तो अगर बीए में कोई गणित लिया है, या फिर अगर गणित से उन्होंने अगर बीएससी है, मैथ से बीएससी है, तो उनका मैथ 3 वर्ष में रहा होगा, तो ऐसे में वो गणित के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गणित शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर गणित किए हैं तो अंतिम साल जा करके बहुत से विद्यार्थी मैथ के साथ केमिस्ट्री लेते हैं, बहुत से विद्यार्थी मैथ के साथ फिजिक्स लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैथ के साथ केमिस्ट्री ले लेते हैं। लेकिन जो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोग अपना लेते हैं, ज़्यादातर लगभग 90% लोग जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो मैथ्स स्ट्रीम के जो कैंडिडेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मैथ के साथ अंतिम साल में बीएससी में मैथ के साथ फिजिक्स लेते हैं, भौतिकी लेते हैं। तो भौतिकी और मैथ दोनों का तो कॉम्बिनेशन हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे केवल अगर आपने गणित पढ़ा है बीएससी में या बीए में, तो यहाँ पे आप गणित शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं विज्ञान शिक्षक के लिए। विज्ञान शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, भौतिकी प्लस रसायन का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आपका भौतिकी होना चाहिए, साथ में रसायन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जरूरी है विज्ञान शिक्षक बनने के लिए। आप अंतिम साल लास्ट ईयर में, बीएससी के लास्ट ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर दोनों आपने लेकर पढ़ा है साथ में, तो फिर आप यहाँ पे विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूपी टीजीटी के लिए। जीव विज्ञान शिक्षक का दोस्तों अलग से निकलता है। जीव विज्ञान, यहाँ पे गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए तो अप्लाई करते ही हैं लोग, साथ में जीव विज्ञान के लिए अलग से पोस्ट आते हैं यूपी टीजीटी में। इस बार भी जीव विज्ञान के लिए पोस्ट आया हुआ है। तो जीव विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। यहाँ पे अगर आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों अगर आपने मिला के पढ़ा है अंतिम वर्ष में बीएससी के, तो आप जीव विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अगला सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई करने के लिए
4 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। अगर आपने बीए में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेकर अगर आप अंतिम वर्ष में बीए के अंतिम साल तीसरे साल आप इन चारों में से इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र इन चारों में से अगर कोई 2 सब्जेक्ट लेकर के आप बीए यहाँ पे आपने किया है, बीए को आपने पास किया है, तो फिर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इतिहास राजनीति लेके पढ़े हों, चाहे आप भूगोल अर्थशास्त्र से पढ़े हों, चाहे इतिहास भूगोल पढ़े हों, राजनीति अर्थशास्त्र पढ़े हों। कहने का तात्पर्य है कि आप बीए में यहाँ 4 सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान के अंदर, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो इस चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर अगर आप अंतिम वर्ष में आपने पढ़ा है आपने बीए के, तो फिर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं भाषा शिक्षक की। एक भाषा शिक्षक की हमने हिंदी की बात कर लिया, जहाँ पे हिंदी और संस्कृत होना चाहिए साथ में, तब आप हिंदी के लिए आवेदन करेंगे। संस्कृत के लिए कोई हिंदी मैंडेटरी नहीं है, हिंदी कोई यहाँ पे अनिवार्य नहीं है कंपलसरी। संस्कृत अगर आपने पढ़ा है तो संस्कृत शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी, गृह विज्ञान और वाणिज्य कॉमर्स के लिए भी वही सिस्टम लागू होता है, वही नियम लागू होता है जो संस्कृत शिक्षक के लिए लागू होता है। यहाँ पे अंग्रेजी है तो अंतिम साल आपने या तीनों साल आपने अंग्रेजी पढ़ा है तो अंग्रेजी शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान, तीनों साल अगर आपने गृह विज्ञान पढ़ा है और अंतिम वर्ष में भी आपने गृह विज्ञान ही रखा है तो आप गृह विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वाणिज्य जो है, अगर आप वाणिज्य तीनों साल पढ़ा है, कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स शिक्षक के लिए, वाणिज्य शिक्षक के लिए आप टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया। आशा करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कोई भी आपका डाउट रहा होगा, वो पूरा डाउट कन्फ्यूजन यहाँ पे आपका दूर हो गया होगा और आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। साथ में इसमें जो अहर्ता है हमने बताया ही, स्नातक साथ में बीएड होना चाहिए। डीएलएड या बीटीसी ऐसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं ईपीटीजीटी के लिए, बीएड प्लस स्नातक होना चाहिए। भाषा पेपर जो होगा वो संबंधित भाषा में होगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी भाषा में ही आपको पेपर मिलेगा, संस्कृत है तो संस्कृत भाषा में मिलेगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भाषा में मिलेगा। तो भाषा शिक्षक जो होते हैं वो उनका पेपर भी उसी लैंग्वेज में मिलेगा। बाकी और जो पेपर हैं वो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं आवेदन करते समय कि आप हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से आप देना चाहते हैं। यहाँ पे साक्षात्कार इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। अब आपको लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ऋणात्मक या गलत अंकन यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उतने अंक आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसका अंक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सही अंक भी आपका वहाँ पे नहीं कटने वाला है। तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। समयावधि कुल पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटा आपको दिया जाएगा। कुल 500 अंकों का आपका पेपर होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 125 होगी। यहाँ पे 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर से आपसे पूछा जाएगा, तो कुल 125 क्वेश्चन 500 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्नों का स्वरूप एमसीक्यू होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष तक है। जो फाइनल मेरिट बनेगी फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने स्नातक के साथ में बीएड किया है, तो लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर उनका जो चयन यहाँ पे हो जाएगा। जितने क्वेश्चन वो करेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर, उस हिसाब से कैलकुलेशन बनेगा और कट ऑफ बन के उनका चयन उस आधार पे मेरिट लिस्ट के आधार पे हो जाएगा। जो तदर्थ शिक्षक हैं, जैसे जो पहले से कहीं किसी विद्यालय में, किसी रीड कॉलेज में संविधा या अस्थायी तौर पे पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसे शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा के जो प्राप्तांक होंगे वो, और साथ में उनकी 1 वर्ष की सेवा के 1.5 अंक मिलेंगे भारांक के तौर पे, और अधिकतम 30 अंक। तो ये भारांक और सेवा आधारित भारांक और लिखित परीक्षा का प्राप्तांक, ये दोनों जोड़ करके इनकी मेरिट बनेगी जो तदर्थ शिक्षक हैं, जो किसी संविदा पे या अस्थायी रूप से किसी एडेड विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे पूरी जानकारी यूपी टीजीटी उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को लेकर के। आशा करते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस पे जो कट ऑफ है कि इसका अनुमानित कट ऑफ क्या बन सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है यूपी टीजीटी का, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको तैयारी करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि आप अपनी तैयारी किस हिसाब से करें, ताकि आप उस कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे ऊपर अपने अंक लाएं, ताकि आसानी से आपका चयन जो है इस परीक्षा में हो जाए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी दोस्त आपके तैयारी करने वाले हैं उनके साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शिक्षक भर्ती संबंधित हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहते हैं।
मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.